देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को ये समझने की आवश्यकता है कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्थान है और चुनाव जब भी होते हैं तो स्वाभाविक रूप से कुछ राजनीतिक दल इसमें ये प्रयास करते हैं कि इसकी सार्थकता पे आक्रमण किया जाए। अभी जिस प्रकार के व्यवहार का परिचय टीएमसी की नेता ममता जी हों या उनके कार्यकर्ता दे रहे हैं, ये उचित नहीं है। एक संदेहास्पद, एक संदिग्ध का माहौल वो लोग अभी से ही बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ये स्पष्ट इसलिए भी क्योंकि उनको अपना पराजय नज़र आ रहा है। अभी पिछले 2 दौर के मतदान में जिस प्रकार का भरपूर जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उससे हम लोग तो आश्वस्त हैं, लेकिन दीदी की पार्टी और दीदी के लोग अभी से ही ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव में पराजय के बाद ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा सके। तो इससे बचने के लिए, इससे एंटिसिपेशन में हमारा एक शिष्टमंडल जाकर के चुनाव आयोग में मिला है। और दूसरा, आपने दक्षिण भारत का जिक्र किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे स्वर्गीय नेता, वो चाहे अरुण जेटली जी हों या सुषमा जी हों, उनके बारे में कुछ टिप्पणियाँ उदयनिधि स्टैलिन ने किया है जो कि पॉलिटिकली अप्रोप्रिएट नहीं है। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि वो चाहे बांसुरी स्वराज जी हों, सुषमा जी की डॉटर, या फिर अरुण जेटली जी के भी परिवार के लोग, उन दोनों ने इन बातों को डिनाई किया है। जो लोग दिवंगत हो गए, जो लोग स्वर्गीय हो गए हैं, उनकी लेगेसी के साथ इस प्रकार का अपमान करना उचित नहीं है। राजनीतिक स्तर और राजनीतिक विमर्श इस स्तर पे गिरना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि हमारा टोटल फोकस विकास पर है, वहीं विपक्ष ने खुद को एक वंश क्लब में परिणत कर लिया है। वे सभी चाहते हैं कि वे अपने बच्चों और पोतों की स्थिति को सुरक्षित रखें। वे आपके बेटों और बेटी के बारे में परेशान नहीं हैं। कन्याकुमारी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बात कही। देखिए, ऐसा है कि डीएमके जो कि यूपीए के साथ गठबंधन में थी, उन्होंने अपने 10 वर्षों के शासनकाल में तमिलनाडु को मात्र 1.25 लाख करोड़ रुपए दिया था। और वहीं पिछले 7 सालों की हम बात करें तो लगभग 6 लाख करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट तमिलनाडु सरकार को केंद्र सरकार ने दिया है। इसके अलावा भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन्वेस्टमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, मेट्रो हो, लगातार केंद्र सरकार तमिलनाडु का विकास कैसे हो, इसके लिए चिंतित है, इसके लिए परेशान है। लेकिन जो भी राजनीतिक दल, वो चाहे डीएमके हो, डीएमके में हम जानते हैं कि करुणानिधि के बाद स्टैलिन, स्टैलिन के बाद उदयनिधि, तो इस प्रकार का परिवारवाद, इस प्रकार का वंशवाद जो कि भ्रष्टाचार से पोषित होता है, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और तमिलनाडु के अलावा भी जब आप पूरे लार्जर विपक्ष की बात करेंगे तो आप देखेंगे, वो चाहे बिहार में तेजस्वी यादव हों, एक परिवार से आते हैं। अभी पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का एकमात्र एजेंडा है कि किस प्रकार अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अगले उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करें। असम में भी फॉर दैट मैटर मैं बताना चाहूँगा आपको कि तरुण गोगोई जी के सुपुत्र गौरव गोगोई, तो हर जगह जिस पार्टी की तासीर ही परिवारवाद हो, जिस पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र, सामूहिक नेतृत्व, इन चीज़ों से ना कोई समझ हो, ना संबंध हो, उन लोगों को अब आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। ममता बनर्जी जो 1 अप्रैल को चुनाव हुआ था, एक बूथ पर जाकर के बैठ गई। अब उन्होंने खुलासा किया है कि क्या आप जानते हैं कि मैं कल नंदीग्राम के एक बूथ पर क्यों गई थी और वहाँ बैठ क्यों गई? बाहर से आए सभी गुंडे बंदूक के साथ वहाँ जमा हो गए थे। वे सभी किसी और भाषा में बात कर रहे थे। बीजेपी के लोग गुंडे हैं। अब देखिए, अब इस पे हम लोग क्या टिप्पणी करें, लेकिन उनका भवानीपुर छोड़ना, नंदीग्राम आना और जिस प्रकार उनके नेता और कार्यकर्ता हताश हो गए हैं, तो ये तो एक पृष्ठभूमि बनाई जा रही है कि भाई जैसे ही 2 मई को नतीजे आएंगे तो हम लोग अपने हार का ठीकरा चुनाव आयोग हो, ईवीएम हो, उसके सिर पे फोड़ सकें। ये लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए, संवैधानिक मूल्यों के लिए एक अच्छा कन्वेंशन नहीं है, अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। इससे राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। पुणे कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब यह फैसला लिया गया है कि 3 अप्रैल से रात का कर्फ्यू वहाँ लगा दिया गया है। वहीं होटल और रेस्तरां 7 दिनों के लिए बंद करने की घोषणा कर दी गई है। फिर एक तरह से लॉकडाउन की तरफ बढ़ता जा रहा है महाराष्ट्र, खासकर पूरी। देखिए, महाराष्ट्र में जो संक्रमण का दर है वो वाकई में काफ़ी चिंताजनक है। आपका कहना सही है।